अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ एक्सप्रेसो। मैं हूं आपका होस्ट अली अनीक सैयद और मैं हूं हिना आदिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, आपके दिन का अच्छा सा आगाज हो गया होगा। नवंबर आ चुका है जनाब और हल्की सी खुनकी भी हम महसूस कर रहे हैं। मौसम जो है तब्दील हो रहा है, मुकम्मल तौर पर तो तब्दील नहीं हुआ, आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रहा है। स्मॉग की सूरत हाल कदरे बेहतर है। इकदाम भी किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की जानिब से और सोचा जा रहा है कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 छुट्टियाँ जो है वो स्कूल्स में कर दी जाएँ। और क्योंकि ख़ास तौर पर ये बच्चों को ज़्यादा मुतासिर कर रही है और जो बुज़ुर्ग हैं उन्हें मुतासिर कर रही है, तो एहतियात खुद से हमने करनी है, क्योंकि एहतियात हमेशा से इलाज से बेहतर रही है। नवंबर 1 है तो कुछ तब्दीलियाँ भी आती हैं जनाब। वो फ्यूल प्राइसेस जो है उसमें तब्दीलियाँ आती हैं। हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में ₹1.35 का इजाफा किया गया है। कुछ रद्दोबदल की गई है कह सकते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में। और इस तरीके से पेट्रोल की जो नई कीमत है वो ₹248.38 फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। बिल्कुल। और हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.85 का इजाफा किया गया है फ़ी लीटर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹255.14 फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। और मिट्टी के तेल की कीमत में ₹1.48 फ़ी लीटर कमी की गई है। और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में ₹2.61 फ़ी लीटर की कमी की गई है। रद्दोबदल किया गया है। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि कीमतें नीचे आएंगी, लेकिन हुकूमत ने ये सरप्राइज़ दिया है। और ये सरप्राइज़ पर सरप्राइज़ नवंबर में हमें मिल रहा है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं कि हमारे हक में नहीं जा रही हैं, जिनमें से एक हमारी IMF के साथ डील है। हम इसके बारे में आपको बताएं कि IMF के साथ $7 अरब के मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मुआशी मफरूज़ों का हसूल उसकी मंजूरी के 1 माह के अंदर ही नाकामी से दो चार हो गया। और सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना की खबर के मुताबिक तकरीबन 13,000 अरब रुपए का टैक्स हदफ हासिल करने के लिए 4 अहम बुनियादी मफरूज़े थे। इक़्तिसादी तरक्की की शरह, अफरात ज़र, बड़े पैमाने पर पैदावार और दरामदाद दिए गए थे ये मफरूज़े। इनमें से 3 मफरूज़े इस माली साल की पहली तिमाही के अख्ताम तक गलत साबित हो चुके हैं। और वफाकी हुकूमत ने चारों सूबाई हुकूमतों की तरफ से हद से ज़्यादा वादे कर लिए हैं। सूबाई हुकूमतें भी मुआहदे के नफाज से ही इन शराइत पर अमल दरामद करने की पूरी तगोदो कर रही थी, लेकिन पहली तिमाही में FBR का टैक्स वसूली का हदफ सूबाई कैश सरप्लस तक रहने का हदफ हासिल नहीं हो सका। जी हाँ, IMF पाकिस्तान पर फिर दबाव डाल रहा है कि रुपए की कदर में कमी करे। हालांकि इसाक डार के मुताबिक रुपए की कदर पहले ही कम से कम 16% तक ज्यादा गिर चुकी है और टैक्स की कमी रवां साल दिसंबर तक 350 अरब रुपए से 400 अरब रुपए तक जा सकती है। और IMF ने टैक्स वसूलियों के अहदाफ की तकमील न होने पर जिन जवाबी इक़दाम का इंदिया दे रखा है उनसे मुआशी तरक्की का रास्ता मजीद दम तोड़ेगा और टैक्स दहिंदगान की अक्सरियत की आमदन फिर कम हो जाएगी। उधर अगर बात करें इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की जो मुकर्ररा तारीख है वो खत्म हो गई है और FBR की जानिब से गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी भी नहीं की गई है अभी तक। ताहम गुज़िश्ता रात गए तक ये कहा जा रहा था कि इनकम, जी हाँ, यही कहा जा रहा था कि गोशवारे जमा करवाने वालों की जो तादाद है वो 52.5 लाख से तजावुज़ कर गई, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में टैक्स गोशवारों की मजमूई तादाद 85% बढ़ गई और बढ़नी थी जिस तरह की कड़ी शराइत अली आयद की जा रही थी। और उसके बाद हम आइडिया दे रहे थे आपको बार बार कि प्लीज इनकम टैक्स गोशवारे जमा करा दें। अमूमन हर साल ऐसे ही होता है, 31 अक्टूबर को ही आखिरी लिमिट समझा करें, क्योंकि शुरू से आपको बताया जाता है कि आप एज सुन एज पॉसिबल अपने गोशवारे जमा करवा दें, लेकिन 31 अक्टूबर से आगे तजावज़ नहीं किया गया है। पिछले सालों में भी अगर देखें मिसाल मिलती है हमें, तो अभी भी हम नवंबर में दाखिल हो चुके हैं। सोचा ही जा रहा था कि शायद कोई ढील दी जाएगी, पर यहाँ पर कोई डील या ढील नहीं दी जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा। और गुज़िश्ता साल के मुकाबले में जो फाइलर्स की तादाद है जनाब वो 23,10,604 से बढ़ गई है। फाइलर्स बड़े हैं तो क्या टैक्स भी दिया जा रहा है या फाइलर्स ही हो रहे हैं, इस पर सारी सूरत हाल पर हमने आज बात करनी है। और इसके साथ साथ PIA की निजकारी का अमल भी कल शुरू होते ही हुकूमत के लिए शर्मिंदगी का बाइस भी बन गया। वो आप सबने देखा भी होगा, PIA की निजकारी के लिए कम से कम कीमत 85 अरब 3 करोड़ रुपए मुकर्रर की गई। बोली दहिंदा ने सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली लगाई, जिस पर जो पूरा हॉल था वो कहकों से गूंज उठा। बोली दहिंदा खुद भी कहका लगा दिया उन्होंने भी, और बोली दहिंदा अपनी दी गई बोली पर मुस्कुराए बिना रह नहीं सके। और जी हाँ, 152 अरब रुपए असासों की मालिक एयरलाइन की जो बोली है उस पर इंतजामिया और निजकारी कमीशन के लोग बोली देखकर हैरान रह गए, शॉक रह गए कि भाई बोली दहिंदा ने कीमत पर मजीद गुफ्तगू के लिए अब मुलाकात का वक्त मांगा
मांगा है, जिस पर एविएशन हुकाम ने मुलाकात से माजरत कर ली है और यूं पीआईए की निजकारी के लिए बोली का अमल मुकम्मल हो गया। ज़ाब्ते के मुताबिक निजकारी कमीशन बोली को वफाकी काबीना के सामने पेश करेगा। बोली कबूल ना होने की सूरत में निजकारी का अमल असर नौ शुरू करना पड़ेगा। ये है सारी सिचुएशन। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए पीआईए के साथ जो निजकारी का अमल जारी है और उसके अलावा हम IMF के साथ जो हमारी डील जारी है, हमारे गेस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर नजीब खाकान नजीब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, आई एम वेल। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, सबसे पहले IMF पर तो हम आते हैं, IMF के साथ जो हमारी डील के मुख्तलिफ पहलू हैं उन पर तो बात करते हैं। सबसे पहले पीआईए की जो डील है इस पर बात कीजिएगा। ये काफ़ी एक लाइट अंदाज से ली गई है। मेरा ख्याल है कि उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया है, डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे। हम देख रहे हैं कि जो डील इस वक्त पीआईए के साथ जारी हुई उसमें 10 अरब की बोली लगाई गई। 10 अरब की बोली, आप इसे देखिए, असासे इतने ज़्यादा हैं। कहा जाता है कि जी अभी तो इनके ऊपर 85 अरब के कर्जे हैं, वाजबात हैं, 850 अरब के जो हैं वो वाजबात, 850 अरब के वाजबात इन्होंने अदा करने हैं। तो इस तरह से जो ये सारी सूरत हाल अभी सामने आई है उसमें तो यूं महसूस होता है कि पीआईए को की जो निजकारी का अमल है उसमें उसकी बोली की कीमत भी नीचे रखी जा रही है, निचली सतह पर रखी जा रही है, ताकि इसको कोड़ियों के दाम खरीद लिया जाए। देखना ये कि क्या अली इस सफेद हादसी से जान छूट सकती है हुकूमत की, मतलब कुछ जान खलासी हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। जिस तरीके से अभी बोली का अमल शुरू हुआ है और जितने मतलब नॉन सीरियस तरीके से ये देखा जाता है कि अमूमन इस तरह की एक्टिविटीज जब होती हैं और खास तौर पर जब कोई हुकूमती असासा होता है उसे खरीद तो कोड़ियों के दाम लिया जाता है और जब जैसे ही खरीदा जाता है उसके बाद उसके रेट जो हैं वापस अपनी असल जगह पर आ जाते हैं। तो जो खरीदार होता है उसको ये फायदा पहुंचता है, बोली लगाने वाले को ये फायदा पहुंचता है। तो जो बोली लगवा रहे हैं इसकी ये जिम्मेदारी उन पर आयद होती है कि इसकी बोली ठीक लगवाई जाए, क्योंकि ये एक कौमी असासा है। कौमी असासे बोली ठीक ना लगी, इसके पैसे फिर से किसी एक शख्स के हाथ में चले गए या एक कंपनी के हाथ में चले गए या एक ग्रोह के हाथ में चले जाएंगे तो फिर सारी कौम को नुकसान होगा। और इसका अमल जो है इसमें हमें देखना चाहिए कि शफाफ होना चाहिए, जिस अच्छे तरीके से वो हो सके आगे बढ़ सके। अमूमन लोग कतरा रहे हैं जो बोली लगाने वाले हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी जानिब से 10 अरब की बोली लगाना ना करने की मुतरादिफ ही है। और फिर हमने देखा कि बोली का अमल मुतासर हुआ, बोली के अमल को मुकम्मल कर लिया गया और उसे ख़त्म कर दिया गया। क्या क्या नताइज निकलते हैं और क्या सूरत हाल बनती है, वो हम फाइलर्स वाली बात पर ज़रा दोबारा जोर देते हैं कि हम बात कर ही रहे थे। मे बी की तोसी हो जाए, अभी तक तो कोई आसार नज़र नहीं आ रहे कि जो डेट है वो एक्सटेंड की जाएगी। तो जनाब फाइलर होना ही वक्त की ज़रूरत है और बेहतर भी है। जितनी कड़ी शराइत आप पर लगेंगी, फाइलर्स पर लग चुकी हैं बल्कि, तो वो बहुत ख़तरनाक है। आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, आप कोई एसेट अपना नहीं बना सकते जब तक कि आप फाइलर नहीं हैं। और बहुत सारे ऐसे फ़ायदे भी हैं जो आपको फाइलर होने की सूरत में मिलते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मैं आपको बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सबसे पहले जरा IMF के मुआहदे पर बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे आगाज में कि ये ट्रैक गलत है और हम इस पटरी से जल्दी उतर भी सकते हैं, और हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं हालात इसको सच साबित कर रहे हैं। जिस तरीके से बहुत सारी खबरें थी, कैश सरप्लस और टैक्स हदफ तो हमें पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। क्या कहेंगे आप? देखिए है ना, बात एक तो ये है कि पाकिस्तान को IMF के बगैर इस वक्त चलाना जो है वो प्रूडेंट पॉलिसी मेकिंग नहीं है। मैंने पिछले 1-1.5 साल जब से पाकिस्तान ऑफ ट्रैक किया था तो आपको याद होगा कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के जो ज़खायर थे वो 4 अरब डॉलर से नीचे चले गए थे और पाकिस्तान में डिफॉल्ट की जो गुफ्तगू थी वो आम थी और बहुत ही एक डिस्कम्फर्ट था। मैं तब भी कहता था कि फंड के बगैर इस वक्त आप चला नहीं सकते, बिकॉज जो आपको 20 अरब डॉलर चाहिए हैं वो फंड के साथ जाए बगैर आपको कोई देगा नहीं। IMF का मायदा होता है आपके रिजर्व आज 11 अरब डॉलर पे हैं। आपने जो अफरात ज़र है यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह उसमें एक खातिर खा कमी आ गई है। पिछले साल 24-25% बढ़ रही थी, ऑन दी एवरेज इस साल 9-10% बढ़ रही है। और तीसरी बात, आपका एक बैरूनी खसारा जो है वो इकॉनमी को स्लो करके संभल सा गया है। और आज कोई भी पाकिस्तान में ये गुफ्तगू नहीं कर रहा कि कोई डिफॉल्ट की जो गुफ्तगू है वो पाकिस्तान में हो। अच्छा, तो अगर आप इस ओवरऑल तनाजुल में देखें, मैं सिर्फ एक बात कह दूं, ये बात कहना बिल्कुल ठीक है अपनी जगह कि IMF के बगैर नहीं चलाया जा सकता, पर ये भी याद रखिए कि पाकिस्तान ने 24वीं दफा ICU के डॉक्टर से रुजू किया है
और उसमें से कोई भी सवाए 13-16 में जो प्रोग्राम हुआ था लॉन्ग टर्म प्रोग्राम ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान ने कंप्लीट किया हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। और ये बात मुझे इसलिए मालूम है कि जो 13-16 का ओनली कंप्लीटेड IMF प्रोग्राम या एंगेजमेंट थी जो लॉन्ग टर्म थी पाकिस्तान की, वो मैंने पाकिस्तान के लिए Exactly, we remember that. जी, सो वो चूंकि मैंने एंकर की, आई वेरी वेल रिमेंबर कि उससे पहले हमें वन ट्रांश कंट्री कहते थे। अब बात ये है कि जब कंट्रीज डिस्ट्रेस में आती हैं तो वो IMF की बहुत सी बातें ऐसी एग्री कर लेती हैं जो कि आगे चल के दिखाई दे रहा होता है कि करना मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल कल मैंने मुझसे कमेंट मांगा गया तो मैंने अंग्रेजी जरीदे के लिए ये कहा कि 40% टैक्स बढ़ाना लास्ट ईयर से, यानी कि पिछले साल से हमने कहा हम 40% ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर लेंगे उस टाइम पे जबकि इन्फ्लेशन भी कम थी, ग्रोथ भी स्लो थी, इकोनॉमी भी स्लो थी और इतने नए टैक्सेस का इजरा भी नहीं किया गया था। तो ये एक शायद मुमकिनात में नहीं था। अब आप देख रहे हैं कि पहले जो 4 माह गुजरे हैं उसमें 190 अरब के करीब का एक हमें जो शॉर्टफॉल है अग्रीड वो दिखाई दे रहा है। इसी तरह ताजिरों से, आखिर मैं ये 2 कंप्लीट कर लूं, ताजिरों से 10 अरब रुपए का टैक्स रखना पहले क्वार्टर में ये मुमकिन इसलिए नहीं होना था क्योंकि आप ताजिरों को रजिस्टर कर ही नहीं पा रहे थे, या तो एक फुली जिसे कहते हैं एक इम्पेटस होता, हम हमेशा ये करके पीछे आ जाते हैं। प्रोविंसेस स्पेंड जिस तरह कर रही थी सरप्लस, अभी तो आपने ये 3 अहदाफ देखे हैं। जब आप बाकी मॉनेटरी टारगेट्स देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि कई चीजें ऑफ ट्रैक हो गई। सो इसमें घबराने की बात इसलिए नहीं है कि ये रियलाइज करें कि पाकिस्तान या कोई भी कंट्री फंड के साथ जब एंगेज करती है तो उसको एक प्रोफेशनल टीम बनाने की जरूरत है। मैं आज भी गुजारिश करता हूं कि ये कंट्री का प्रोग्राम होता है, ये IMF का प्रोग्राम नहीं होता। इस प्रोग्राम के खद्दोखाल खुद तय कीजिए, अपनी पहले टेक्निकल टीम बनाइए, प्रोफेशनल टीम बनाइए, फिर उसकी पॉलिसी साजी कीजिए, फिर अपनी हुकूमत से उसकी अप्रूवल लीजिए, फिर IMF से वो अहदाफ निगोशिएट करें और अब री निगोशिएट करना पड़ेगा जिसको हम मैक्रो सर्कल फ्रेमवर्क कहते हैं, उसको दोबारा देख लीजिए कि क्या उसमें तब्दीलियां होंगी। पर 11 PhDs IMF की तरफ से चूंकि पाकिस्तान आते हैं ये करने के लिए, आप भी कोशिश कीजिए कि एक प्रोफेशनल सेटअप के साथ उनको डील करें। ये मेरी अब बड़ी वेल थॉट आउट ओपिनियन है। जैसे कि मैंने लास्ट जून 2023 में ये कहा था कि फंड में चले जाएंगे तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। आई थिंक दैट्स, आई एम सॉरी मैंने थोड़ा लंबा ले लिया, बट आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। बिल्कुल, और हम भी इसीलिए सुन रहे थे डॉक्टर साहब आपको, और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम साबका हुकूमतों में देखते हैं कि उनकी नाकिस कारकर्दगी इसी बिना पर थी कि उनके पास टीम मौजूद नहीं थी, और जब सिलेक्शन की जाती है टीम के कौन मुज़ाकरात करेगा, आगे बढ़ेगा, तो उनमें कुछ ऐसे अफराद होते हैं जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं होता उस शोबे से। अभी ये बताइएगा कि IMF के साथ जो हमारे ये मुज़ाकरात जारी हैं, जो डील इस वक्त जारी है, तो उसमें आप क्या देखते हैं, क्या ऑप्शंस मजीद मौजूद हैं हुकूमत के पास? क्या वो मुज़ाकरात फिर से करेंगे या फिर मजीद टैक्स बढ़ाएंगे, या आप समझते हैं कि एक तरीका और भी है मिनी बजट लाने का जो कि आसान तरीका है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि जब IMF से चीजें निगोशिएट होती हैं तो पहले आपने देखना है कि जो पाकिस्तान का प्रोग्राम है वो चलता है पहले तो मालियाती खसारे को संभालने पर। तो आपने ये देखना है कि अगर आपने एक टैक्सेस का इजरा किया है और वो पूरे नहीं हो रहे तो क्या एक्सपेंडिचर, और इसमें मैं जारी अखराजात यानी कि करंट एक्सपेंडिचर में कट करके आप वो जो कमी आई है उसको पूरा करें ताकि नए टैक्सेस ना लगाने पाए। अगर इफ आई वाज टू नेगोशिएट लेट्स से और एडवाइस द गवर्नमेंट, दिस वुड बी द फर्स्ट थिंग दे मस्ट डू। उसके बाद ये देखिए कि जो TSDP है यानी कि डेवलपमेंट बजट है उसमें क्या कमी की जा सकती है। तीसरा, प्रोविंसेस को कहिए कि वो अपने जारी अखराजात भी और अपने डेवलपमेंट के अखराजात भी थोड़ा सा इस साल हॉल्ट कर दें। आपको अगर 200-400 अरब दे दें तो आपको नए टैक्सेस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने आपको 3 क्लियर पाथ्स दिए हैं कि कैसे आप मालियाती खसारे को संभाल सकते हैं, टैक्सेस की कमी को पूरा कर सकते हैं विदाउट गोइंग इनटू न्यू टैक्सेशन, जो कि मैं समझता हूँ नहीं करनी चाहिए। सही है। यही चीज आपको अपनी करनी है हर जगह पर पहले आपको अपना होमवर्क करना है इन सब एरियाज में, और
अलहदगी में नहीं हो सकता कि एफबीआर अपना काम कर रहा हो, एक्सपेंडिचर वाले अपना काम कर रहे हों। ये एक कोऑर्डिनेटेड बड़ा स्ट्रॉन्ग एफर्ट करना पड़ता है, जिसमें जाकर आप ये सारे काम इस तरह से संभालते हैं। और जब आप ये सारे काम इस तरह से संभालते हैं, देन यू कैन गिव ऑप्शंस टू बी विजिटिंग IMF स्टाफ। Exactly. हमारे पास ये तरीके हैं, हम ये करना चाहते हैं और हम ये कर सकते हैं गिवन। और उनको और जरा समझिए, आप अपने मुल्क को जितना समझते हैं IMF कतई तौर पे उतना नहीं समझता। प्लीज आपको बिलीव कीजिए। और ये पाकिस्तान थ्योरी ये हर एक के लिए है, बिकॉज यू नो योर कंट्री बेटर। सो कन्विंस देम कि जो आप कह रहे हैं उसमें सदाकत भी है, और वो कॉन्टेक्चुअली और मॉडल करके दिखाइए उन्हें। प्रॉब्लम ये आता है ना कि जो पाकिस्तान और कंट्रीज हैं वो ये समझती हैं कि एक ये कह के हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। IMF इज अ क्वांटिटेटिव टारगेटिंग इंस्टीट्यूशन। वो कहते हैं हमें नंबर पूरे करके दिखाएं कि आप कैसे अपने हदफ को यहाँ पे लाएंगे। तो आपको नंबर्स के साथ ये चीजें प्रेजेंट करनी पड़ती हैं। और जब हम प्रोग्राम चलाते थे तो हम बहुत होम मॉडलिंग करके लेकर जाते थे, ताकि IMF को हम ये कन्विंस कर सकें कि हमने भी उसी डेटे पे उतना ही काम किया हुआ है। और आई एम श्योर कि अथॉरिटीज सीरियस हैं इस दफा, वो ये सारा काम करेंगी। और डॉक्टर साहब, वी विश होप कि आप जैसे लोग जो हैं उन्हें इस टीम का हिस्सा जरूर होना चाहिए। जिस तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे हो, जिस तरीके से आपने जो एक वाहिद कंप्लीटेड प्रोग्राम IMF का उसको एंकर किया, तो वो वाकई काबिल सत्ताइश है। और इस तरह के लोगों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि राइट पर्सन्स फॉर द राइट जॉब होंगे तो ही किसी चीज में हम अपने आप को भी प्रेजेंट कर सकेंगे। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि IMF का नहीं होता, बेसिकली कंट्री का होता है, तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। मैंने वज़ीर आज़म के दौरे पर भी बात करनी है आपसे, लेकिन फिलहाल जरा फाइलर्स की बात कर लेते हैं। जो तादाद है वो 50 लाख से बढ़ गई है। फाइलर्स की तादाद तो बढ़ गई है डॉक्टर साहब, लेकिन इस तादाद के बढ़ने से क्या सरकारी खजाने में भी कोई बेहतरी होगी? टैक्स भी उतना ही इकट्ठा किया जाएगा फिर? तो है ना, हर चीज में जो है आपको जाकर उसकी, जिसे कहते हैं, जुज़ियात में तशरीह करनी पड़ती है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ फाइलर। की एक बात है, लास्ट ईयर से बढ़ा हुआ आया है, अच्छी बात है। उसमें ये देखना है कि निल फाइलर्स कितने हैं। पाकिस्तान में बहुत से लोग तो निल फाइलिंग कर देते हैं। अली ने गाड़ी खरीदनी थी, हिना ने गाड़ी खरीदनी थी, तो किया ये उन्होंने कि उन्होंने निल फाइलिंग कर दी, ये शो कर दिया कि मुझे बाहर से रेमिटेंस आई है, और गाड़ी खरीद दी, और उसके बाद हमारे रेडार से गायब हो गए। तो आपको इस डेटे को अब एनालाइज करना है। मैं कल ही गुफ्तगू कर रहा था, ये जो FPR का एरिया, ये मेरे दिल के इसलिए करीब है कि माय वाइफ इज एन इंटरनेशनल टैक्स एक्सपर्ट, तो मुझे समझा रही थी कि हाउ दे आर यूजिंग AI सो दैट डेटा माइनिंग करें और ये बताएं कि अगर हिना ने निल फाइलिंग की है तो क्या ये सही फाइलिंग है, और क्या उन्होंने सिर्फ गाड़ी की रेमिटेंस से ही खरीदी है, क्या उनके सोर्सेज हैं, क्या उनके एक्सपेंसेस हैं। अब आपको इस डेटे को जाकर स्टडी करना है। जो आपके पास 50 लाख का डेटा आ गया है, तो ये सारे जो फाइलर्स हैं उनमें से किसको आपने नोटिस भेजना है, किसको नहीं भेजना, क्योंकि ये भी ना हो कि हम लोगों को तकलीफ दें। तो लेट्स सी कि इसमें से क्या एक्चुअल फाइलर्स का डेटा है। और फिर हाई नेटवर्थ में एक टैक्स गैप भी है पाकिस्तान में। इसका मतलब ये है कि जो लोग टैक्स करते हैं वो उस सतह पर टैक्स फाइल नहीं करते। अगर मेरा टैक्स 25 लाख बन रहा है और मैं 18 लाख रुपए फाइल कर रहा हूँ, तो इस 6 लाख के गैप को भी जाकर हुकूमत ने, और हुकूमत ने खुद अभी कहा हमसे, जरा हम अथॉरिटीज का जो फिगर है कोट करते हैं कि जी 3400 अरब का सेल्स टैक्स का गैप है। कैन यू इमेजिन हाउ मच दैट मनी इज? 3400 अरब रुपए का। और उन्होंने कहा कि उन्होंने 270 जो है वो उसमें से आइडेंटिफाई कर लिया, यानी कि वो कह रहे हैं 12 अरब डॉलर का सालाना गैप टैक्स में एक सेल्स टैक्स की मद में एग्जिस्ट करता है। Now authorities ने बहुत अच्छा काम किया, you know, we give them a pat on the back. Now they must prove कि इसमें से जो 270 ही है उसकी क्या कलेक्शन होगी इस साल की। बिल्कुल, तो that is important, हाँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी और कतर के दौरे पर ना हुकूमत मईशत में बेहतरी की बात कर रही है। क्या बेहतरी है जो बताई जा रही है? ग्राउंड रियलिटी क्या है? देखिए, ग्राउंड रियलिटी तो बिल्कुल क्लियर है, और वो इज द फॉलोइंग। पाकिस्तान इस वक्त जब IMF से एंगेज हुआ तो डिफॉल्ट से निकलकर अगले 3 साल के जो ग्रॉस
फाइनेंशियल नीड्स थी जो हमारे बाहर से पैसों की पूरी करने की थी, $20 अरब के करीब आप समझ लीजिए, वो IMF ने इंश्योर कर दी, तो हम एक डिफॉल्ट सिनारियो से बाहर आ गए। पर इसका किसी तौर पे भी ये मतलब नहीं है कि हमारे जो वल्नरेबिलिटीज हैं, जिसमें हमारा डेट है, हमारा खसारे हैं, हमारा बिजली का सेक्टर है। कल PIA को देखिए कि एक ऐसी बिड आई जिसको बिड मैं तो कंसिडर ही नहीं करता। एक्चुअली हम उसी पे आपसे करने जा रहे थे बात कि मतलब ये क्या हुआ क्या है ये। इसी तरह अगर आप देखिए तो जो पाकिस्तान की शराय इन्वेस्टमेंट है, जिसका मतलब इज द फॉलोइंग कि जो हम पूरे हुजम है इकोनॉमी का, उसका सिर्फ 13% इन्वेस्ट करते हैं। उसको समझाने के लिए ये कहता हूँ कि जिसको आप कहते हैं कि हमारा बेहतरीन दोस्त है, और हम भी मानते हैं, और मैं खुद क्योंकि सरकार में जब भी मुश्किल आती थी चाइना से रुजू करते थे, वो 35% अपनी इकोनॉमी के हुजम का 40% इन्वेस्ट करता है, हम 13% इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए पाकिस्तान की अथॉरिटीज आर स्क्रैम्बलिंग कि वो बाहर जाकर इस वक्त इस दफा कोशिश करें, और कोशिश ये करें कि कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। मैं अगर सऊदी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जो मिनिस्टर हैं उनकी बात मानूं, वो कहते हैं कि हम $2.7 अरब, तो लेट्स स्टिल स्टिक विद द फिगर जो कि इन्वेस्ट करने वाला मुल्क है हमें कह रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि हम $2.7 अरब के माहिदे MOUs पाकिस्तान से साइन किए हुए हैं, और कुछ पर इनमें से कुछ पर 4-5 पर काम शुरू हुआ है। तो लेट्स होप कि अगले 1-2 साल में वो $2.7 अरब को अमली जामा पहनाते हैं। सही है। मैं हमेशा कहता हूं कि रियलिस्टिक फिगर्स, रियलिस्टिक एग्रीमेंट्स, इम्प्लीमेंटेबल चीजें, उनकी गुफ्तगू करनी चाहिए। ऐसे फिगर्स देना कि 25 अरब या वो जरूर करें, पर जो अमली जामा पहना सकें, चूंकि उन्होंने कहा है, तो लेट्स होप कि $2.7 बिलियन आ सकें। इसी तरह लेट्स सी कि जो गुफ्तगू करती हैं आफ्टर द विजिट ऑफ द अथॉरिटीज फ्रॉम पाकिस्तान कि वो क्या करना चाहते हैं। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, इन दी एंड में जाऊंगी, जिसको आप कह रहे हैं कि बिडिंग को आप बिडिंग नहीं समझते, जो हुई है कल PIA की, उस पर जरा कमेंट करें। क्या जान छूटने वाली है इस सफेद हाथी से हुकूमत की, या फिर नहीं? अगर मैं ये बात कह रहा हूँ तो आप इस अंदाजा लगाइए ना कि मुझे कितनी तकलीफ हो रही होगी कि एक प्रोसेस हमने इतने माह रन किया, और हमारे वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। आज जुम्मा है और आज के दिन हम आपको कुछ हाइलाइट्स दिखाते हैं अपने फ्लैगशिप शो कारवां सराय की। US सीरीज एक स्टार्ट हुई है, जिसके लिए हम लोग तो बड़े एक्साइटेड है। कुछ हाइलाइट्स पहले देखते हैं, फिर बात करते हैं। कारवां सराय में क्याम करने वाले तमाम मुसाफिरों की खिदमत में मेरा सलाम पहुंचे। ख़वातीन व हज़रात, आप हैरान हो रहे होंगे, हैरान तो आप तब हुए थे जब मैंने ख्वाबनाक शहर जो डल्फ है, जो अपने ब्लूनेस के लिए मशहूर है, एक ख्वाब की मानंद, उसकी नहरें भी, उसके पुल भी, मेरा हॉलैंड में सबसे फेवरेट शहर वो है, तो वहाँ पे बैठ के मैंने प्रोग्राम किया था। अब आप परेशान इसलिए हो रहे होंगे कि हॉलैंड से अब मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, यानी इस बूढ़े को चैन ही नहीं आता। देखिए, मैं आपको कहानियाँ सुनाने के लिए किस तरह सफ़र करता हूँ, और ख़ास तौर पे तरद्दुद करता हूँ कि जहाँ भी मैं जाऊँ उसका पस मंज़र आपको बताऊँ, उसके बारे में जो दिलचस्प हक़ाइक़ हैं वो आपकी खिदमत में पेश करूँ। तो ये जगह है ऑरलैंडो, फ्लोरिडा। फ्लोरिडा स्टेट जो है वो कहलाती है सनशाइन स्टेट, और उसके अलावा ऑरेंज स्टेट। इसकी मुख्तलिफ जो कारें हैं उनके ऊपर जो नंबर प्लेट्स हैं उनके ऊपर ऑरेंज बना होता है, ये जाहिर करने के लिए कि बेहतरीन ऑरेंज। ये तो यही कहते हैं कि हमारे बेहतरीन ऑरेंज है, मैं समझता हूँ कि हमारे सरगोजे के बेहतरीन है। कि इस झील में मगरमच्छ है और इसके किनारे बैठना खतरे से खाली नहीं है। अब मैं अपनी जान हथेली पर रख के आपके लिए दास्तानें सुनाने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। अब आपकी एक जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी ये है कि आपने थ्रू आउट मेरी बातें सुने ना सुने भले, जो भी मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये झील के पानियों पे नज़र रखनी है। मेरी पूछता उस तरफ मैं देख नहीं सकता, तो जहाँ कहीं आपको नज़र आए ना कहीं कहीं सोचनी सी, अच्छा ये बड़े काया होते हैं मगरमच्छ, हर मुल्क में होते हैं, काया ही होते हैं,
हड़प कर जाते हैं बहुत सारी चीजें। तो ये पहले नजर नहीं आते। ये झील के ऊपर एक सोचनी सी होती है, या लगता है लकड़ी का टुकड़ा तैर रहा है, और पता तब चलता है जब वो जबड़ा खोल के। तो कहने का मतलब ये है कि ये कोई अच्छी बात तो नहीं होगी कि पीछे से मतलब कि वो मगरमच्छ आए और मुझे हड़प कर जाए। तो जब खफा होते थे तो उनका एक्सट्रीम जो था एक्सप्रेशन मेरे लिए गुस्से का, वो कहते थे मुस्तनसर तू बड़ा उल्लू है। वो एक अरसे के बाद जब मैंने उस बड़े उल्लू को देखा तो मुझे अपने वालिद साहब याद आ गए। मैंने कहा कि अब कोई मुझे कहने वाला ही नहीं है कि तू बड़ा उल्लू है। अब तकरीबन 9 बजने वाले हैं, 9 साढ़े 9 बजने वाले हैं, लेकिन आप देखिए कि कितनी लाइट है। तो आप जरा ध्यान रखिए पीछे। मेरा ख्याल है मैं खुद ही उठ के देख लेता हूँ, आप पर मुझे कोई इतबार नहीं है। जबरदस्त एपिसोड है और क्या एनर्जी है मुस्तनसर साहब की, जहां जाते हैं अपना एक माहौल बना लेते हैं। आप जरूर देखिएगा ये प्रोग्राम इतवार की शब रात 8:05 पर। हम एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे उन इंतखाबात की जहां पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त जमी हुई हैं, टिकी हुई हैं, देख रही हैं कि 5 नवंबर को क्या होने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका में 5 नवंबर को होने वाले हैं अमेरिकी इंतखाबात, जिनकी मुहिम्मात अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो रही हैं। और अमेरिका के सदारती इंतखाबात में 3 दिन से भी कम वक्त का अरसा रह गया है। डेमोक्रेट कमला हैरिस, रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप में कांटे का मुकाबला है और दोनों उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के लिए पुरुमीद हैं। अमेरिका की 47 रियासतों में 5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स पहले ही अपना हक रायदही इस्तेमाल कर चुके हैं। अमेरिकी मीडिया ये दावा भी कर रहा है कि रियासत जॉर्जिया के 72 लाख वोटों में 30 लाख से ज्यादा वोट कास्ट हो गए हैं। अमेरिकी इंतखाबात में रजिस्टर्ड वोटर्स की जो तादाद है वो 16 करोड़ से ज्यादा है और अमेरिकी शहरी 76% वोट 5 नवंबर से पहले ही कास्ट कर सकते हैं। अमेरिकी सदारती इंतखाबात में रियासतों का किरदार बहुत अहम होता है। स्विंग स्टेट्स होती हैं, रेड स्टेट्स होती हैं, ब्लू स्टेट्स होती हैं। और डोनाल्ड ट्रंप और कमला के दरमियान जो तनकीदी वार हैं वो इस वक्त भी जारी हैं। एक नया सर्वे सामने आया है जिसमें 5000 वोटर्स में से तकरीबन 57% वोटर्स समझते हैं कि उन्हें खदशा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप वापस आ गए, हार गए, तो उनके हामी तशद्दुद पर उतर सकते हैं। और इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे गेस्ट बिलाल लखानी, सीनियर तजज़ियाकार हैं। जी हाँ, बिलाल लखानी वाशिंगटन से हमारे साथ मौजूद हैं। जरा यूएस इलेक्शन से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बस इधर जो है हलचल मची हुई है अमेरिका के अंदर। जो इलेक्शंस एक हिस्टोरिक इलेक्शंस हैं और पूरी दुनिया का फ्यूचर जो है वो इनके ऊपर अभी हिंज कर रहा है और बहुत ही जल्द शायद हमें रिजल्ट मिले, या हो सकता है कि शायद जल्दी रिजल्ट ना मिले, विच विल बी अ होल इंटरेस्टिंग सीन एज वेल। एग्जैक्टली। अच्छा बिलाल, व्हाट डू यू सी कि क्या रुझान इस वक्त दिखाई दे रहा है? कौन, क्योंकि दावे तो दोनों कर रहे हैं जीत के और बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं, कुछ सर्वेज भी इसके हवाले से सामने आ रहे हैं, तो आप ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या देख रहे हैं? जो नंबर्स हैं वो तो कहते हैं कि ये रेस जो है वो टू क्लोज टू कॉल है, ये 50-50 है अभी भी, और कोई भी एक क्लियर लीड जो है वो किसी के पास नहीं है। लेकिन ट्रंप का कैंपेन जो है वो ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि वो लोग जीत रहे हैं। कमाला हैरिस जो है वो शुरू में उसने एक अंडरडॉग एक अपने आप को पोजीशन किया था, लेकिन अब उनको भी ये डर लग रहा है कि ट्रंप क्योंकि ये चीज़ कह रहा है कि वो जीत रहा है, तो ऐसा लग रहा है, बाकी भी लोगों को ऐसा लग रहा है कि उसके पास मोमेंटम है, और अगर वो हार भी जाए तो फिर भी वो कहेगा कि नहीं, मेरे साथ ये धांधली हुई है और इलेक्शन मुझसे छीना गया है। बिल्कुल थोड़ा सा पाकिस्तान से पेज बोरो कर सकते हैं ट्रंप साहब। और इस चीज़ को कमाला अवॉइड करने के लिए अब कमाला की जो उनका भी कैंपेन है वो भी कह रहा है कि नहीं, हम जीत रहे हैं। तो दोनों कैंपेन्स कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, हार शायद बाकी पूरी दुनिया। बिल्कुल बिल्कुल। बिलाल, ये बताइएगा कि मुस्लिम वोटर की अगर बात करें, एक बड़ी तादाद है जो इस वक्त डेमोक्रेट से मुनहरिफ हो चुकी हुई, वो ये सोचते हैं कि इस वक्त जो मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल है उसके जिम्मेदार डेमोक्रेट्स हैं। और इस वक्त हम पहले देख रहे थे कि जो वोट करते थे और हार्डकोर वोटर थे डेमोक्रेट्स के लिए, वो अब रिपब्लिकन की तरफ जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को वो कहते हैं ना, अंधों में काना राजा समझकर उनकी तरफ जाना शुरू हो गए, क्योंकि वो दोनों ऑप्शन में ये समझ है। कमला को जितनी मुद्दत मिली है उसमें उनकी जो एफर्ट है
वो तो काबिल तकलीद है ही, लेकिन हम ये देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को हराना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। आप क्या सोचते हैं, मुस्लिम वोटर्स क्या किरदार अदा कर सकते हैं इस सारी सूरत हाल में? तो जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहे हैं। अगर मुस्लिम वोटर एक स्विंग स्टेट में होते हैं, स्विंग स्टेट वो स्टेट होती है जहां का वोट जो है वो एक्चुअली मैटर करता है। जिस तरह पंजाब है पाकिस्तान में, अगर पंजाब एक पार्टी के पास गया तो पूरी मतलब हुकूमत जो है फेडरली उन्हीं के पास जाती है, या वाइस वर्सा। तो जो स्विंग स्टेट्स है वहां मुसलमान जो हैं वो ज्यादातर कमाला हारिस को ही वोट देंगे, इवन दो दिल पे पत्थर रख के करेंगे, लेकिन वो फिर भी इसलिए देंगे क्योंकि ट्रंप साहब की जो पॉलिसीज हैं वो मुसलमानों के खिलाफ और भी ज्यादा मुश्किल हो सकती माजी में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो सेफ स्टेट्स हैं जहां डेमोक्रेट्स पता है कि वहां तो वो जीतेंगे ही जीतेंगे, वहां जो मुसलमान वोटर हैं वो शायद कमाला को भी ना वोट दें, वो ट्रंप को भी ना वोट दें, वो एक थर्ड पार्टी को वोट दें, उनका कैंडिडेट जिल स्टाइन है, ताकि जो डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसको एक मैसेज जाए कि आप मुसलमान वोटर को फॉर ग्रांटेड ना लें, हम भी अपनी आवाज जो है वो समझाना जानते हैं। तो ये मुसलमान जो हैं वो एक स्ट्रेटेजिकली एक रोल प्ले कर रहे हैं, और इसके साथ साथ एक सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी है मुसलमान वोटर्स की जो ट्रंप को भी सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। और उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि अगर ट्रंप जीतता है या अगर वो ना भी जीतता है तो हमें एक इन्फ्लुएंस होना चाहिए उसकी पॉलिसी मेकिंग के अंदर, और जो ट्रंप की जो बेटी के जो फादर इन लॉ हैं वो एक मुसलमान हैं, उनको ट्रंप साहब ने फेस बनाया हुआ है मुसलमान वोटर्स के लिए, पर्टिकुलरली मिशिगन के अंदर, और वो लेबनीज ओरिजिन के भी हैं। तो अब ट्रंप साहब जो है उन्होंने वो भी अभी इजरायली मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर रहा है कि उन्होंने ये भी कहा है कि ट्रंप साहब कह रहे हैं कि वॉर जब तक मैं पावर में आऊं तब तक इस वॉर को जो है आप समेट लें और खत्म कर लें। तो ट्रंप जो है वो थोड़े से पीस के भी ही मैसेज जो है वो सिग्नल कर रहा है। अच्छा, ये तो ओवरऑल मुस्लिम कम्युनिटी की हमने बात की है। जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है बिलाल, उनका क्या रुझान देख रहे हैं आप? पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी इस बार एक बहुत ही अनोखे तरीके से इस इलेक्शन को देख रही है। वो अमेरिका, क्योंकि वो अमेरिकन सिटीजन्स हैं, उनके बच्चे अमेरिका में पलेंगे बढ़ेंगे, लेकिन वो अमेरिकन पॉलिटिक्स के ऊपर वोट देने से ज्यादा वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के ऊपर वोट कास्ट करना चाह रहे हैं। अमेरिका के अंदर शायद उनका वोट पाकिस्तान में नहीं काउंट हुआ तो वो अमेरिका में काउंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये चीज जो है इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ट्रंप साहब आएंगे और एक पार्टी को जो है उससे फायदा हो सकता है। ट्रंप साहब के पास पूरी दुनिया में अभी आग लगी हुई है, लेकिन एक परसेप्शन के तौर पे जो इधर पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है वो क्योंकि पीटीआई से भी अलाइन है, तो वो अपने आप को एक फोर्स दिखाने की कोशिश कर रही है, और बहुत ही एक अजीब सिचुएशन आ रही है जहां कुछ पाकिस्तानी एसोसिएशन है वो ट्रंप। बिल्कुल पॉइंट टेकन, क्योंकि कैंपेन्स तो जारी हैं मुख्तलिफ पार्टियों की इस वक्त, अमेरिका में भी हम देख सकते हैं, और ये नज़र आता है, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि पाकिस्तानी अमेरिकन वहाँ की सियासत से ज़्यादा यहाँ की सियासत में जो है वो शामिल है, वहाँ से अक्सर जो है फीडबैक मिलता रहता है। लेकिन ये बताइएगा, इस वक्त अमरीकी अगर सियासत की बात करें, हम देखते हैं कि जब भी इलेक्शन आते हैं कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, और मुकाबले की फजा एकदम से पैदा हो गई कामला और डोनाल्ड ट्रंप की। कामला तो कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, अचानक एक हादसाती तौर पर उनको कैंडिडेट बनाकर सामने लाया गया है, लेकिन इसके बावजूद इतनी ताकत उनको इतने थोड़े से अरसे में मिल जाना, ये उनकी हिमायत ही नहीं है जो सामने आ रही है। एक्चुअली जो इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग चीज है वो ये है कि पिछले 3 महीने में इतनी सारी चीजें हुई हैं। ट्रंप के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है, जो बाइडेन को हटा के कमाला हारिस को कैंडिडेसी दी है, इतनी कैंपेनिंग हुई है, इतना पैसा लगा है, इलॉन मस्क भी साहब अभी जंप आ गए हैं, हिस्टोरिक अमाउंट पैसा लगा है, लेकिन पोल जो हैं वो इधर से उधर नहीं, कुछ भी नहीं बदला है। और इनफैक्ट ये तो मैं पिछले 3 महीने की बात कर रहा हूँ, अगर आप साल पीछे चले जाएं, 2 साल पीछे चले जाएं, उधर से भी अगर आप आज के पोल्स कंपेयर करें तो कुछ भी नहीं बदला है। इसका मतलब ये है कि एक्चुअली जो अमेरिकन सोसाइटी है
वो अभी एक पोलराइज सोसाइटी है। बिल्कुल। तो वो दो कैंप्स में अभी बटी हुई है, और चाहे कैंडिडेट कुछ भी कह दें या कुछ ना भी कहें, तो वोट जो है वो लोगों के हिल नहीं रहे हैं। वो जिस ट्राइब के हैं वो वही रह रहे हैं। तो अब शोर तो बहुत हो रहा है, लेकिन पोल्स इधर से उधर नहीं हिल रहे हैं। अच्छा, कैंपेन का हम जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन हमें इलॉन मस्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुद भी गार्बेज ट्रक ड्राइव करते हुए देखे गए कैंपेन के दौरान, इस पे क्या कहेंगे? ये एक ट्रू एक ट्रम्प स्टाइल एक पीआर स्टंट था, और वो इसके बहुत माहिर हैं। पब्लिसिटी स्टंट था। तो वो बेसिकली बाइडेन साहब ने कल एक कहा कि जो ट्रम्प के सपोर्टर हैं वो गार्बेज हैं। तो वो ट्रम्प साहब जो है वो गार्बेज की ट्रक जो है वो ड्राइव करना शुरू हो गए कि ये देखें ये जो है हमें क्या समझते हैं। अब जिस तरह पाकिस्तान में भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर को आप ये बोलते हैं या वो बोलते हैं, तो वो खैर जोर से नहीं बोलना चाहिए था बाइडेन साहब को, लेकिन उन्होंने अपनी जबान पे ये चीज कह दी। और उसके पहले ट्रम्प की रैली में भी ट्रम्प के भी कुछ सपोर्टर्स थे, उन्होंने भी एक और कम्युनिटी को भी गार्बेज कहा था। लेकिन ये है कि इससे आप देख सकते हैं कि अमेरिकन पॉलिटिक्स जो है वो कितनी बिल्कुल वो काफी रेडिकल व्यूज इसमें मौजूद हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि दूसरी जानिब कामला ये कहती हैं कि अगर मुझे किसी ने वोट नहीं भी किया तो जब मैं सदर बनूंगी तो मैं उनकी भी सदर होंगी, उनकी भी नुमाइंदगी करूंगी। डेमोक्रेट्स को ये एज तो है रिपब्लिकन्स के मुकाबले में, लेकिन अगर हम देखें कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स जब भी ये मैदान में उतरते हैं, इन्हीं दो पार्टीज के जो सरबराहान हैं उनके दरमियान में, या नुमाइंदगान हैं जो इनकी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, उनके दरमियान में मुकाबला होता है। लेकिन और जो पिछले हमने कुछ देखे हैं इंतखाबात, उसमें अपसेट ही आया है। पहले ब्लैक अमेरिकन जो थे बराक ओबामा, वो सदर बन गए। फिर हम हिलरी क्लिंटन के लिए कर रहे थे कि एक बार ब्लैक आ गए तो अब शायद हिलरी क्लिंटन, क्योंकि बहुत मजबूत उम्मीदवार थे इसके लिए और बड़ा कांटे का मुकाबला था उनके और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान, हमने देखा वो हार गए। फिर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर ये हिलरी क्लिंटन को हरा सकते हैं तो जो बाइडेन को हरा सकेंगे। वो एक जो है गलत जो है अंदाज में या अपसेट अंदाज में सामने आ गया। और अब हम ये देख रहे हैं कि कामला नहीं जीत सकती है। तो आपको नजर आ रहा है कि कामला जीत सकती है? देखें, जीतने को तो जीत सकती हैं। अगेन पोल्स आर टू क्लोज। मैं आपको इसमें एक प्रेडिक्ट, अगर मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा होता तो मैं अभी आपके साथ नहीं बात कर रहा होता, मैं कहीं और बैठा हुआ होता। लेकिन ये है कि ये जरूर लग रहा है कि कमाला ने थोड़ी सी रेस टाइट करी है इन द लास्ट फ्यू डेज। ऐसा लग रहा है कि जो एक मोमेंटम का एक नैरेटिव था कि ट्रंप इलेक्शन लेके भाग जाएंगे, अब थोड़ा सा उसके अंदर जो है वो एक पॉज आ रहा है। आज भी मैं एक अर्ली वोटिंग के नंबर्स देख रहा था, तो जो 65 प्लस हैं, जो सीनियर्स हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वो एक्चुअली ट्रेडिशनली रिपब्लिकन के लिए वोट करते हैं, लेकिन वो एक्चुअली अब कमाला जो है वो उनमें भी लीड ले रही है, जो ये एक्चुअल वोट्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि इस बार कमाला के वोटर साइलेंट हो। यूजुअली हम कहते हैं कि ट्रम्प के वोटर साइलेंट हो, क्योंकि हो ये रहा है कि कमाला जो है वो एक अपने बेस पर नहीं फोकस कर रही है, वो रिपब्लिकन्स को भी, सेंटर वाले लोगों को भी लेने की कोशिश कर रही है, और ट्रम्प जो है वो अपने बेस के ऊपर फोकस्ड है। तो कमाला के पास एनर्जी कम है लेकिन शायद वोट ज्यादा हो, और ट्रम्प के पास शायद एनर्जी ज्यादा, शायद वोट एंड में जो है वो थोड़े से कम। चलें जी, देखते हैं, लेट्स सी कि क्या बनता है। थैंक यू सो मच बिलाल, आपने हमें टाइम दिया। हम यूएस इलेक्शंस डिस्कस कर रहे थे, मुख्तलिफ रुझानात चल रहे हैं वहाँ पर, उस पर हम बात कर रहे थे, क्योंकि 3 दिन से भी कम वक्त रह गया। सारी दुनिया की नजरें, जिस तरह से हमने आगाज में बताया कि इन इलेक्शंस पर लगी हुई हैं, तो हमारी भी लगी हुई है। साथ साथ आपको अपडेट भी रखेंगे। अभी हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जनाब, जैसे जैसे ज़माने में जिद्दत आ रही है, मेडिकल फील्ड भी जदीद तर होती चली जा रही है, और ऐसे में पाकिस्तान टैलेंट भी मेडिकल फील्ड के मैदान में अपना हिस्सा डालने में पेश है। जी हाँ, बिल्कुल, शहर कायद के मेडिकल तलबा ने जदीद दवा की मुनफरिद पैकेजिंग जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है, जो एक्सपायरी से कबल
अपना रंग तब्दील करने की सलाहियत से लैस है। गुज़िश्ता दिनों में जामिया कराची में फार्मेसी साइंस क्लब के ज़ेर तमाम हेल्थ केयर सेक्टर की खिदमात के एतराफ़ के लिए खुसूसी तकरीब मुनाकिद की गई थी और तकरीब के मुख्तलिफ सेशंस में फार्मेसी के तलबा को जदीद तहकीक, फार्मेसी प्रैक्टिस के हवाले से आगाही और अद्वियात की जो हिफाजत है और मरीजों की बेहतर देखभाल से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली गई और फार्मेसी की नई जो टेक्निक्स हैं और उनके इस्तेमाल पर तरबियत फराहम की गई। तकरीब में फार्माकेमिस्ट की जानिब से तलबा ने पैकेजिंग डिज़ाइन में अपनी तख्लीकी सलाहियतें उजागर की और मुनफरद पैकेजिंग से दवाई की एक्सपायरी वक्त से कबल कलर जो है उसका वो चेंज हो जाएगा और आपको मालूम हो जाएगी कि ये दवाई अब एक्सपायर हो चुकी है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ पूरी टीम मौजूद है जिनसे बात कर लेते हैं। आयशा जाहिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अनामता अब्दुल कयूम मौजूद हैं और इसके साथ साथ अरीशा आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले ये बताइएगा कि आपने अपना तारुफ करवाइए, ये भी बताइए कि कौन सी क्लास में आप पढ़ रहे हैं इस वक्त और ये आइडिया कैसे आया आपको? जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं अरीशा आसिफ हूँ और हम तीन जो हैं फैकल्टी फार्मेसी कराची यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। हम लोग 4th ईयर के स्टूडेंट्स हैं और इस ग्रुप में हम टोटल 3 नहीं बल्कि 6 अफराद थे जिन्होंने मिलकर ये काम करा और मैं उनकी ग्रुप लीडर हूँ। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, ये आइडिया कैसे जनरेट हुआ जी कि पैकेजिंग से ही लोगों को बता दी? क्योंकि यूजुअली इतना बारीक लिखा होता है कि जो मेडिसिन की एक्सपायरी डेट है वो बहुत सारे लोग तो बॉदर ही नहीं करते देखना, और अगर कर भी लें तो मुश्किल से पढ़ा जाता है। तो जब ये पैकेजिंग का कलर चेंज करने वाला आइडिया कैसे आया, आइडिया किसका था, और फिर जब इससे काम किया तो कितना आसान कितना मुश्किल था? जी बिल्कुल, मैं आपको ये बताती चलूं कि असल में ये जो इंडिकेटर वाली चीज़ है ये फूड इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करती है और दवाइयाँ भी पहले से एग्जिस्ट करती हैं। हमने ये मसला हमें पता चला कि दवाइयाँ कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो अपनी एक्सपायरी डेट से पहले ही डिग्रेड हो जाती हैं क्योंकि हम स्टोरेज कंडीशंस घरों में और लोकल फार्मेसीज में मेंटेन नहीं कर पाते। तो इस वजह से हम लोगों ने फूड इंडस्ट्री के इस इंडिकेटर को अप्लाई करा अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, और ये एक इन्वेंशन नहीं बल्कि सही लफ्ज होगा इनोवेशन है जो हम लोगों ने अपनी इंडस्ट्री में अप्लाई करी। तो इस कलर चेंज को हम विजुअली देख सकेंगे और फिर हमें पता चल जाएगा कि हमारी दवा इतनी काबिल है कि हम उसको खा लें या फिर उसको दोबारा रीटेस्ट करने की जरूरत है। अच्छा, नाम था, आप बताइएगा कि आप कोई आइडिया या आपके ग्रुप ने ये आइडिया सिलेक्ट कैसे किया? क्या आपको ताउन किया किसी ने इश्तराक किया किसी की शराकत से, या फिर आपके जो टीचर्स हैं उनकी गाइडेंस से आप यहाँ तक पहुँचे? जी, मैं ये कहती चलूँ कि हमारी फैकल्टी के जो टीचर्स हैं, हमारा साथी किराम है, वो इंतहाई कॉम्पिटेंट और सपोर्टिव हैं। उन्होंने हर कदम पे हमारा साथ दिया है, हमारी जो है हमें मोटिवेट किया है और हमें सपोर्ट किया है इस आइडिया में। तो जो उन्होंने हमें तालीम दी है उसमें इसका सबसे बड़ा किरदार मौजूद है क्योंकि उन्होंने ही हमारी जो है बुनियाद रखी है इस चीज़ की। ज़बरदस्त। अच्छा आयशा, आप बताइए कि आपका टीम में ये सारी जो आप लोगों ने इनोवेशन की है अरीशा के अकॉर्डिंग, इसमें आपका क्या रोल था और जिस तरह से टीचर्स ने सपोर्ट किया, आपके इदारे ने आपको प्रोजेक्ट के लिए कितना सपोर्ट किया? जी, इस प्रोजेक्ट में हमने सबने टीम एफर्ट डाली है और सबने इंडिविजुअली उसको बेहतर बनाया है और टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया है इसको बनाने में। सबका अलग अपना अपना एफर्ट डाली है तो बनके ये एज अ टीम अच्छा से बना है। बिल्कुल। अरीशा, आप बताइएगा, टीम लीडर आप कैसे, आपको ख्याल आया कि कुछ जो दवाइयाँ हैं या कुछ खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो अपने मियाद से पहले ही एक्सपायर हो जाती हैं? हम देखते हैं अक्सर स्टोर्स में पड़ी होती हैं ये चीज़ें और एक्सपायरी के करीब होती हैं, लोग उठाकर खा लेते हैं और सोचते हैं कि ये तो अभी तक ठीक थी। तो क्या वो ठीक होती हैं? जी देखिए, एक्सपायरी डेट जो होती है ना वो एक एक्चुअल डेट नहीं होती। ये हम स्टडी के बेसिस पे एक अंदाजन डेट सेट करते हैं फार्मेसी इंडस्ट्री में। तो एक्सपायरी डेट एक्चुअल डेट नहीं होती। और क्योंकि पाकिस्तान में गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उस वजह से बहुत ज्यादा चांस होता है कि दवा अपनी एक्सपायरी डेट जो कि एक अंदाजन डेट है उससे पहले ही एक्सपायर हो जाए। तो हमें उसको हम एक्सपायर तो नहीं कहेंगे, वो उसके ऐसा चांस होता है कि वो खराब हो सकती है, तो उसको दोबारा रीटेस्ट करने की जरूरत होती है। और स्पेशली ये मसला होता है एंटीबायोटिक्स में, क्योंकि अगर उसमें थोड़ी बहुत भी डिग्रेडेशन हो गई तो वो सब थेरेप्यूटिक हो जाती है, जिस वजह से रेजिस्टेंस पैदा हो सकती है। यानी बाद में वो दवा दोबारा असर नहीं करेगी। तो इस वजह से ये इस पैकेजिंग का मेन फायदा है। जबरदस्त। अच्छा, आप लोग फार्मेसी की स्टूडेंट्स हैं सब, तो मुझे ये बताया नाम था कि कितना डेंजरस हो सकता है कि एक्सपायर्ड टैबलेट जो है या मेडिसिन जो है उसका इंटेक किसी के लिए, क्योंकि मैंने जिस तरह आवाज में कहा कि लोग बॉदर ही नहीं करते देखना, और बहुत सारी मेडिसिन आप लोगों के अकॉर्डिंग के वो अपनी एक्सपायरी डेट से पहले इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती हैं, लेकिन फिर भी हम उस एक्सपायरी डेट पर ही जाते हैं कि अभी तो टाइम है, इसको यूज किया जा सकता है। तो कितना डेंजरस हो सकता है ये?
जी, हर मेडिसिन की जो है वो अलग जो है केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। इसी तरह से हर दवाई की जब एक्सपायरी डेट आती है तो जरूरी नहीं है कि वो जो है बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाए। वो या तो अपना असर खत्म कर देगी या बहुत ज्यादा डेंजरस केसेस में नुकसान भी पहुंचा सकती है, ऑर्गन फेलियर तक बात जा सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है। तो ये चीज जो है वो इस चीज को प्रिवेंट करेगी। बिल्कुल। तो अच्छा अरीशा, आप ही के पास दोबारा आऊँगा। मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है, बहुत सी स्कॉलरशिप्स जो आती हैं उसमें फार्मेसी मौजूद नहीं होती है। हमारे पाकिस्तान की फार्मेसी को क्या दर्जा दिया जाता है बाहर, और क्या ज़रूरत है कि इसमें बेहतरी लाई जा सके? जी, बाहर तो फार्मेसी का बहुत ज़्यादा स्कोप है, लेकिन अब यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस शुरू हो गई है। जैसे कि मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो हमारी WPD की कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो माशाल्लाह से बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें इंडस्ट्री के और हॉस्पिटल के तमाम जो बड़े बड़े इदारे हैं उधर से लोग आए थे। तो इस तरह मुझे ऐसा लगता है कि इसकी अवेयरनेस आहिस्ता आहिस्ता बहुत बढ़ती जा रही है और इस शोबे को तरक्की मिलती जा रही है। ठीक है। अच्छा आयशा, आप बताएं कि हमें तो लगता है जी फार्मासिस्ट की पढ़ाई बड़ी ज़्यादा मुश्किल होती है और मेडिसिन के हवाले से आपको पढ़ाया जाता है। आप लोग मेडिसिन भी बना लेते हैं खुद से? जी बिल्कुल, हमें फार्मासिस्ट को कहा जाता है कि मेडिसिन का ड्रग एक्सपर्ट। तो इसमें हमें उसकी बेसिक चीजें बताई जाती हैं, ड्रग की साइड इफेक्ट, उसकी टॉक्सिसिटी और इसके APIs वगैरह, मतलब जो चीजें हैं उसमें इस्तेमाल की जा रही हैं, तो इसी वजह से कहा जाता है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, और उन 3 अफराद का भी जिन्होंने आपके साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट बनाया है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि आप जैसे तालिब इल्म जो इनोवेशंस कर रहे हैं उनकी पसीराई बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए और आप लोगों की वजह से ही इंशाल्लाह ये कौम भी आगे बढ़ेगी। जबरदस्त। आप देख के पहचान गए होंगे कि एक्सप्रेसो में हमारे साथ इस वक्त कौन मौजूद हैं। संगीत के उस्ताद जनाब हमारे साथ मौजूद हैं। तिरवट राग के बेताज बादशाह कलीम रजा साहब आज हमारे मेहमान हैं। इनकी पहचान तिरवट में महारत है और अपने राग के बलबूते पर सामईन को अपने शहर में ऐसे जकड़ते हैं कि सुनने वाला मगन हो जाता है। जिस तरीके से अभी आपने हमें देखा, मगन हुए और आप भी हो गए। हमारे साथ उस्ताद कलीम रजा साहब मौजूद हैं, जो तिरवट जो है शेरी बोल, पखावज के बोल और तराने पर मबनी होती है। और मजीद ये है क्या, इस पर भी हम उनसे बात करेंगे और तिरवट सुनेंगे भी उनसे। बिल्कुल बिल्कुल। कलीम साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए स्टूडियो में। आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कैसे आप, जबरदस्त लग रहे हैं आज। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, एक मादूम होता हुआ फन है। हमने पहले बचपन में कहीं सुना, कभी फिल्मों में सुनते थे, कभी हम हॉल्स में भी सुना करते थे, लेकिन अब वक्त के साथ साथ जैसे जैसे मौसीकी में तब्दीली आ रही है, मिजाजों में तब्दीली आती है, ये मादूम होता हुआ फन है। आपने कब से ये बीड़ा उठाया कि इसको बचाना है, कब से निकले हुए? जी, ये मैं अगर अपनी दास्तान आपसे शेयर करूं तो ये कोई 25 साल का अरसा है और अभी भी इस तलाश में हैं कि कुछ ना कुछ इसमें से मिले। लेकिन पर्टिकुलरली तिरवट के हवाले से मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि ये एक डाइंग आर्ट है, बल्कि ऑलमोस्ट डाइड आर्ट है। ये मुग़लों के दौर में, उनके दरबारों में
जो मुग़ल शहंशाह थे, वहाँ उस दौर में जो गायक थे, जो पंडित थे, ये तबले के बोलों को किसी ना किसी राग में, किसी शक्ल में ढाल के ये पेश किया करते थे और इसकी एक बड़ी अहमियत होती थी। और इसको चूँकि ये इसमें दोनों तीनों चीज़ें मिल जाती हैं, इसमें राग भी आपको मिल रहा है, तबले के बोल भी मिल रहे हैं, हम इसमें नोटेशंस भी करते हैं। तो अभी आपको हम थोड़ा सा ये परफॉर्म करके दिखाएंगे कि ये बेसिकली है क्या। लेकिन तो उससे पहले हम जानना चाहेंगे आपके बारे में, आपकी जर्नी के बारे में। आप जरूर बताइएगा और जरूर सुनाइएगा, क्योंकि हम आज सुनने ही बैठे हैं। अच्छा, ये जो आपने इम्तिजाज बताया है, एक राग फिर तबला और हारमोनियम, इसका इम्तिजाज है ये तिरवट बेसिकली, इतना ज्यादा मुश्किल है। आपने सीखा कब, किससे सीखा, और जब आगाज किया तो बड़ी सारी मुश्किलात भी डेफिनेटली आपको उनका भी सामना करना पड़ा होगा, रिस्ट्रिक्शंस भी कहीं ना कहीं आती हैं, तो उस जर्नी के हवाले से हमें पहले बताएं। श्योर जी, मेरा ताल्लुक शहर इकबाल से है, सियालकोट, और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में एज ए डायरेक्टर एडमिशंस काम भी करता हूँ। एकेडेमिया से मेरा ताल्लुक है, मेरी सारी ज़िंदगी यूनिवर्सिटीज़ में गुजरी है। और ये जो म्यूज़िक है, जैसे अभी आपने पूछा कि किस से सीखा, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी, मेरे लिए इज़्ज़त की और मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे उस्ताद अच्छा पहलवान के नाम से पूरी दुनिया में अब जाने जाते हैं, उस्ताद असलम खान। ये उन्हीं का जो दिया हुआ सारा इल्म है, जिसको हम अब अपनी कोशिश से मुख्तलिफ तरीक़ों से आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो ये जो तबले के हवाले से पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं, तो ये जो सिन्फ है, जैसे अभी हमने कहा कि ये पाकिस्तान में, मैं मतलब वन शुड नॉट टॉक ऑफ हिमसेल्फ, लेकिन मुझे ये कहना पड़ रहा है कि प्राउडली कि पाकिस्तान में इसका बेड़ा हमने उठाया है, और ये हम पिछले 8-10 साल से मुख्तलिफ मुल्कों में भी गए हैं, मुख्तलिफ स्टेजेस पर, मुख्तलिफ, अभी रात को एक बड़ा अच्छा इवेंट, बड़ा जबरदस्त इवेंट था जी, वो लाहौर का इवेंट, ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, एक बड़ा इवेंट होता है हमारा प्लेटफॉर्म, वहाँ पे भी मैंने ये परफॉर्म किया है और बहुत अच्छा रिस्पांस था ऑडियंस का इस हवाले से। हमने देखा बड़ी जबरदस्त पज़ीराई आपको मिली है माशाल्लाह। जी, तो मेरी बस कोशिश है कि हम इसको लेकर चले हैं कि हमारी जो ओरिजिनल जो हमारा म्यूजिक था, हमारी जो रूट्स थी, उनके साथ किस तरह से हम दोबारा कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि और आपने कनेक्ट किया है। बहुत से लोग जो है अपना पल्लू जो है वो छुड़ा लेते हैं कि भाई हमने ये काम नहीं करना, क्योंकि ये काम तो ऐसा है कि जो जनरेशंस, नस्लों से मुंतकिल होता है आगे, और आप आसानी से नहीं कर सकते। लेकिन कमाल महारत है आपके पास। कैसे आपने कैसे सोचा कि अब इसकी तरफ बढ़ना है? क्या ये सिर्फ जज्बा था कि हमें एक आर्ट को बचाना है, या ये अपना शौक भी था? डेफिनेटली ये हर इंसान के अंदर ये जो रिदम है ये मौजूद होता है, और कहीं ना कहीं वो इसके साथ कनेक्ट भी हो रहा होता है। तो मुझे बड़ी अर्ली एजेस में, स्कूल गोइंग एजेस में, ये तबला ख़ास तौर पे जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट में, कंपोजिशन में या गीत में बजता था, तो मुझे तबला बहुत फैसिनेट करता था। और उस वक्त तो खैर कभी ये ख्याल नहीं आया था कि मैं कभी इसको सीख सकूंगा, लेकिन हाँ, फिर जब मैं लाहौर स्टडीज़ के लिए आया हूँ, तो फिर मेरी एक और मेरे उस्ताद, पिछले 2 साल पहले उनका वफात हो गई, पप्पू साईं के नाम से दुनिया बखूबी वाकिफ है, और मैं उनसे कनेक्ट हुआ, उन्होंने मेरे साथ प्यार किया, थोड़ी सी बेसिक चीज़ें मैंने उनसे सीखी। फिर मैं वापस गया 99 में बैक टू माय होम टाउन सियालकोट आफ्टर कंप्लीटिंग माय स्टडीज़। तो वहाँ फिर मुझे एक बस, मैं तो उनको नूरानी शख्सियत, और मेरे लिए तो वक्त के वो वली थे मेरे उस्ताद जी। जब वो मुझे मिले तो उन्होंने बस मुझ पे, मैं आपको बता दूं कि मुझसे प्यार किया, मुझ पे शफकत की। आपको एक और मजे की बात बता दूं, इतना प्यार था कि मुझे कहते होते थे कि तू तो मेरे को एंजल ले लिया जिਵੇਂ हीर ने रांझे को ले लिया। ये वो बातें हैं जो आज तक मेरे कानों में हैं, मेरे गले का हार है, वो तावीज़ हैं जिनको मैं लेकर फिरता हूँ। तो ये वो इश्क, वो प्यार है जिसका एक सिलसिला जो है वो इंशाल्लाह मेरी जिंदगी तक तो इंशाल्लाह ये कायम रहेगा, और अल्लाह करे कि आने वाले कुछ बच्चों को, कुछ लोगों को मैं ये सिखा सकूं, ट्रांसफर कर सकूं। पर आप कर रहे हैं काम आगे, आप सिखा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव स्टूडेंट्स नॉट ओनली इन पाकिस्तान, बल्कि पूरी दुनिया में। वो आप अब तो पता है आपको ऑनलाइन ज़्यादा ट्रेनिंग्स हो रही हैं, तो वो मुझसे सीख रहे हैं। और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश भी इसकी ट्रेनिंग, इसकी वर्कशॉप्स और इसकी डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में है, क्योंकि मैंने कॉन्सर्ट्स बहुत किए हैं, मतलब इंटरनेशनली भी किए हैं, लोकली भी बहुत किए हैं, तो शायद उसका मुझे उतना वो नहीं है,
जितना कि मैं चाह रहा हूँ कि कलीम इसका साहब, एक ट्रांसफर आप करने के लिए। हम तो चाहेंगे कि आप दुनिया भर में यूं ही परफॉर्म करते रहें, क्योंकि जैसे ही आपने अभी शुरू किया था ना, सर धुनने का दिल किया था। एक बार फिर से करते हैं और ये देखते हैं कि आपका जो इश्क है इस फन के साथ, जी। उसकी जी, आकाश। मैं तिरवट जो अभी जिसका जिक्र हो रहा है, तिरवट तबले के बोलों को किसी राग में दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि ढालने का नाम है। अभी हमने जो राग चूज किया है, राग कलावती, तो उसमें हम आपको तबले के बोल जो हैं वो किस तरह से बांधे जाते हैं और किस तरह ये अलग है एक आम गीत, गजल या ठुमरी या क्लासिकल गायकी से, किस तरह से अलग है, पेश खिदमत है। जी सर। इसमें आपको पढ़ के सुना रहा हूं, जो मैं कहूंगा वही तबला कहेगा, वही हारमोनियम कहेगा। बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, गौर कीजिएगा। ये अमीर खुसरो के बोल हैं, 750 साल पहले की ये कंपोजिशन बांधी गई है। खुद नशीनी बाशिका बोले दर जदगा शेरा सग मौत रम नबाश दादी तुम दे
अब कुछ कंपोजिशंस हमने जानवरों से माहौल से बहुत कुछ सीखा है, तो ये कुछ जानवरों की कंपोजिशंस हैं। फॉर एग्जांपल हिरन की कंपोजिशन है, ये स्टोरी है हिरन और जो शेर है वो किस तरह शेर उसका पीछा करता है और आखिर में जाकर किस तरह उस पर झपटता है। इसमें हिरन की कलांचे भी आएंगी। पेश खिदमत एक इंटरेस्टिंग कंपोजिशन, इसमें 5 लफ्ज धा जो है 5 धाओं का इस्तेमाल हुआ है। किस तरह से ये लय में इसको तकसीम किया गया है ये भी काबिल गौर है। धा